हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय लाइफ एकलव्य एकेडमी। आइए आज हम मध्य भारत का पठार को विस्तारित से पढ़ते हैं। उससे पहले पिछले वीडियो में देखे थे अपन मालवा का पठार। अब मालवा के पठार की बात करते हैं फ्रेंड, तो मालवा के पठार का क्षेत्रफल कितना था फ्रेंड? मालवा के पठार का क्षेत्रफल कितना था? आपको ध्यान होगा, मैंने पिछले वीडियो में बताया था 88,222 वर्ग किलोमीटर था। और ये मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल का कितना हिस्सा था? 28.68%, है ना। 28.68% था। तो आइए आज अपन मध्य भारत का पठार, और इसे एक नाम से और जाना जाता है चंबल का उप आंध्र प्रदेश भी कहा जाता है। कौन सा? चंबल का उप आंध्र प्रदेश भी कहा जाता है मध्य भारत पठार को। तो मध्य भारत पठार की बात करते हैं तो मध्य भारत पठार का क्षेत्रफल है फ्रेंड 32,896 वर्ग किलोमीटर। कितना? 32,896 वर्ग किलोमीटर। यहाँ मैं लिख देता हूँ, कितना? 32,896 वर्ग किलोमीटर, 896 वर्ग किमी यानी किलोमीटर। ठीक, ये मध्य भारत का पठार का क्षेत्रफल है, कुल क्षेत्रफल। और मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का बात करें तो यहाँ पे जैसे अगर मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है उसमें से मध्य भारत का पठार है उसका क्षेत्रफल पड़ता है फ्रेंड 10.68%। कितना? 10.68%। यहाँ पे लिखा हुआ है 70, ये लिखा हुआ है इसमें 70। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे 68 है ना, परसेंट के मान पे। तो ये इसका जो विस्तार है ये देखिए आप, यहाँ से लेकर ये यहाँ से ये लेकर यहाँ से यहाँ तक है। यानी यहाँ पे कुल जिले जो आते हैं मध्य भारत पठार के अंतर्गत, वहाँ 8 जिले हैं। कितने? 8 जिले हैं। वो जिले अगर अपन देखें तो मध्य भारत के पठार के अंतर्गत आने वाले जिले मुरैना, शिवपुरी, जयपुर, ग्वालियर, पश्चिमी भिंड, नीमच और मंदसौर, और 8वां है गुना। ये जिले किस पठार के अंतर्गत आते हैं? मध्य भारत पठार के अंतर्गत आते हैं। आइए अपना आगे देखते हैं। इसे अगर हम भूवैज्ञानिक दृष्टि से देखें, किससे? भूवैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो मध्य भारत का पठार कडप्प शेल, कौन सा शेल फ्रेंड? कडप्प शेल। ये यहाँ पे है पठार कडप्प शेल, है ना। ये शहर लिखा है कडप्प शेल है, ये है ना, शेल, कडप्प शेल, विधान शेल, है ना, विध्यान शेल तथा दक्कन ट्रैम्प के अपरदन तथा चंबल द्वारा निक्षेपित मिट्टी से निर्मित है। यानी चंबल नदी द्वारा जो भी लाई गई मिट्टी उसके द्वारा निक्षेपण किया गया है। किसका? मध्य भारत पठार का। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे अगर आपसे क्वेश्चन कभी पूछ ले कि मध्य भारत पठार का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो आपको ध्यान रहना चाहिए कितना है? 32,896 वर्ग किलोमीटर। अगर आपसे पूछ ले कि मध्य भारत पठार के अंतर्गत कुल कितने जिले आते हैं, तो मध्य भारत पठार के अंतर्गत कुल 8 जिले आते हैं। आपको बता दिया था मैंने 8 जिले कौन कौन से आते। और उसके बाद अगर आपसे ये क्वेश्चन कर ले कि मध्य भारत पठार का मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो आपको ध्यान रहना चाहिए 10.68%। कितना? 10.68%। ये मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का हिस्सा है। जैसे कितने पठार है? 7 पठार है। 7 पठार में से
इसका क्षेत्रफल कितना है 10.68% है। इसके बाद आगे बात करते हैं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता कि भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य भारत का पठार किस शैलों से निर्मित है, तो आपको ध्यान देना चाहिए कडप्पा शैल से और विध्यान शैल से और दक्कन ड्रैम्प से, ये 3 शैलों से निर्मित है। और किसके अपरदन के कारण बना था, तो चंबल नदी द्वारा अपरदन किया गया था, उसके निक्षेपण से निर्मित हुआ था। तो ये इस पठार में सबसे सर्वाधिक महत्व चंबल नदी का है। किसका? चंबल नदी का। तो आइए अपन आगे जानते हैं। इसके बाद में देखते फ्रेंड, तो इस पठार में गर्मी अधिक रहती है। यहाँ पे गर्मी इसलिए अधिक रहती है फ्रेंड, क्योंकि यहाँ पे यह पठार कर्क रेखा के नज़दीक होने के कारण यहाँ पे गर्मी अधिक हो जाती है और ठंड के दिन में ठंड अधिक लगना चालू हो जाता है। अगर हम गर्मी की बात करें तो यहाँ का जो औसत तापमान है, क्या है, यहाँ के इस पठार का औसत जो तापमान है वो है 40 डिग्री सेल्सियस से 42.5 सेंटीग्रेड, इसका इतना गर्मी का औसत तापमान है। तथा शीतकालीन औसत जो तापमान है, मतलब ठंड के मौसम में इसका तापमान हो जाता है 8 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। इस प्रकार यहाँ पे तापमान अधिक और ठंड भी अधिक होती है। आइए अपन अभी आगे देखते हैं। यहाँ पे जो वर्षा होती है, तो यहाँ की वर्षा जो इस पठार में वर्षा भी बहुत कम होती है, क्योंकि यह कर्क रेखा के नज़दीक होने के कारण इस पठार में वर्षा भी बहुत कम हो पाती है। तो यहाँ की औसत वर्षा की बात करें तो 57.5 सेंटीग्रेड से 75 डिग्री 7 सेंटीग्रेड तक होती है। इतनी कम होती है। जब अपन मालवा के पठार में पढ़े थे तो मालवा के पठार की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे अधिकतर औसत वर्षा जो थी वो आपको बताया था मैंने कि मानसून के समय जो दक्षिण पश्चिम मानसून होता है वहाँ वर्षा होती थी कितने 75 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर तक वर्षा हो जाती है। तो सर्वाधिक वर्षा वाला जो पठार है वो अपना कौन सा पठार है फ्रेंड? मालवा का पठार था। अब अपन पढ़ रहे थे मध्य भारत का पठार। तो चलिए अपन आगे देखते हैं। इसके बाद में यहाँ अगर इस पठार की बात करें तो इस पठार में जो मिट्टी है वो जलोढ़ मिट्टी बहुमूल्य पठार है। कौन से? यह जलोढ़ मिट्टी बहुमूल्य पठार है। अगर आपसे पूछ ले कभी क्वेश्चन कि मध्य भारत के पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो आपको याद रहना चाहिए कि जलोढ़ मिट्टी। और मालवा के पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो आपको ध्यान रहना चाहिए मालवा के पठार में आपको मैंने मिट्टी भी बता दिया था। कौन सी मिट्टी पाई जाती है फ्रेंड? मालवा के पठार में आपको काली मिट्टी मिल जाएगी और लेटराइट मिट्टी मिल जाएगी। यानी काली मिट्टी के साथ साथ लेटराइट मिट्टी मालवा के पठार में पाई जाती है और मध्य भारत के पठार में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो आइए अपन आगे देखते हैं। उसके बाद में यहाँ पे मिट्टी का तो आप देख लिए, और इस मिट्टी के अंतर्गत जो उत्पादन होता है फ्रेंड, यहाँ पे गेहूं, गन्ना, सरसों, चना, मूंगफली जैसी फसलें उगाई जाती है। और इस पठार में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन होता है। और ये जो सरसों का उत्पादन वाला क्षेत्र है हंडी, कौन सा? हंडी नाम से, हंडी के नाम से प्रसिद्ध है। तो चलिए अपन आगे देखते हैं। इस पठार में जो नदियाँ बहती है वो नदी कौन कौन सी है वो अपन देख लेते हैं। इस मध्य भारत के पठार से जो नदियाँ निकलती है वो नदी है चंबल, सिंध, कावेरी, पार्वती, बेतवा और कुनू नदी। अब ये कितनी 6 नदियाँ हैं, ये मध्य भारत पठार के अंतर्गत से निकलती है। आइए आगे देखते हैं। चंबल एवं बेतवा इस क्षेत्र की वरदान नदी है। कौन सी? चंबल और बेतवा मध्य भारत पठार के
की वरदान नदी मानी जाती है, तो आपको ध्यान देना चाहिए चंबल एवं बेतवा नदी इस पठार की वरदान नदी है। अगर आपसे क्वेश्चन कर ले कि मध्य भारत पठार की निम्न में से कौन सी नदी वरदान मानी जाती है, तो आपको ध्यान देना चाहिए चंबल और बेतवा नदी। आइए अपन आगे देखते हैं। इसके बाद में इस पठार में वृक्ष की बात करते हैं, तो इस पठार में शुष्क एवं कटीले वृक्ष पाए जाते हैं। किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं? शुष्क एवं कटीले। आपको पता है कि सर्वाधिक कटीले वन कहाँ पे पाए जाते हैं? तो राजस्थान में। यानी ये जो हिस्सा आता है तो राजस्थान से सटा हुआ राज्य ये जो पठार है, इस कारण यहाँ पे भी शुष्क एवं कटीले वनस्पति पाए जाते हैं। और आपको पता है कि शुष्क एवं कटीले वन कौन कौन से होते हैं? बांस, खेर, बबूल, ये क्या है? कटीले वन में पाए जाते हैं। आइए आगे अपन देखते हैं यहाँ पे प्रमुख स्थल। अब यहाँ पे जो प्रमुख स्थल है वो प्रमुख स्थल की बात कर लेते हैं। तो ये आपके स्लाइड पे है प्रमुख स्थल। तो यहाँ पे पहला है माधव राष्ट्रीय उद्यान। अब माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे पड़ता? आपको ध्यान आ जाएगा माधव राष्ट्रीय उद्यान से कि माधवराव सिंधिया ग्वालियर में थे, और ग्वालियर भी इसी क्षेत्र के अंतर्गत आता। पर ये माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में आता है। आप थोड़ा ध्यान देना कि माधवराज सिंधिया का जो शासन था वो ग्वालियर जिले में था, और आपको अधिकतर ध्यान आएगा कि ग्वालियर में ही माधव राष्ट्रीय उद्यान होना चाहिए। तो ये नहीं है, ये कहाँ है? शिवपुरी में है। आपको ध्यान रहे कहाँ पे? शिवपुरी में। चंबल अभ्यारण्य मुरैना में है। कौन सा? चंबल अभ्यारण्य मुरैना में है। महारानी संख्या राजे सिंधिया की समाधि शिवपुरी में है। कहाँ पे? शिवपुरी में। आप सिंधिया शब्द सुन के ग्वालियर में मत कर देना, कहाँ? शिवपुरी में है। और माधव राष्ट्रीय उद्यान भी शिवपुरी में है। ग्वालियर के समय सेवाड़ तक लाए जाने वाली बिजावर सीरीज की पहाड़ियाँ विशेष आकर्षण का केंद्र है। कौन सी? ग्वालियर के समय सेवाड़ तक लाए जाने वाली बिजावर सीरीज की पहाड़ियाँ, ये ध्यान रखना आपको, बिजावर सीरीज की पहाड़ियाँ इतनी ध्यान रखना है, ये यहाँ के प्रसिद्ध केंद्र है। अब आइए आगे देखते हैं इसमें। तो यहाँ के जो मनोरंजन के साधन है, तो इस क्षेत्र के जो प्रमुख मनोरंजन के साधन है वो रास लीला है। कौन सा फ्रेंड? रास लीला। आप देखना चाहे तो ये स्लाइड पे मैं दे रहा हूँ, रास लीला, और एक है रामलीला। ये मध्य भारत पठार के मनोरंजन के साधन है, यानी प्रमुख मनोरंजन के साधन है। तो ये ध्यान रखेंगे आप। और अगला अपन देखते हैं यहाँ पे, ये देखिए ये दो है, एक ये और ये मनोरंजन के साधन। उसके बाद में इस पठार में सर्वाधिक जो बोली जाती है वो है ब्रज अवधी। कौन कौन सी? ब्रज, अवधी एवं बुंदेलखंडी, है ना? बुंदेलखंडी ध्यान रखना आपको। ये पठार में बुंदेलखंड पठार भी आएगा, पर जो यहाँ पे सर्वाधिक है वो बोले जाने वाली इस पठार के अंतर्गत है बुंदेलखंडी, जो इस क्षेत्र की प्रमुख बोली है। और इस क्षेत्र में प्रमुख रूप से सहरिया जनजाति का अधिवास है। यानी यहाँ पे प्रमुख रूप से कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो मध्य भारत पठार में सहरिया जनजाति निवास करती है। ठीक है फ्रेंड, आज का वीडियो इतना ही। अगले में देखेंगे अपन बुंदेलखंड का पठार, जो इसके पास में ही है बुंदेलखंड का पठार। इस प्रकार अपन 7 पठार पढ़ेंगे 7 वीडियो में। आपको ध्यान रहना चाहिए, और आप भी मेरे साथ साथ में नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स बनाते जाइए, और आप नोट्स भी कंप्लीट कर ले ताकि अच्छा रहे। जय हिंद, जय